मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लेकिन अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बिग वाला थैंक्स बोलना चाहूंगा फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए अब अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और चलते हैं आज हुए उस इंसिडेंट की तरफ जिसने अपनी जगह इतिहास में बना ली है। दोस्तों, आज हम जिस घटना की बात करने वाले हैं वो उन लोगों के लिए खास है जिन्हें एडवेंचर पसंद है, क्योंकि आज हम आपको एवरेस्ट पर ले जाने वाले हैं। कड़ाके की ठंड, मुश्किल रास्ते और ऊंचाई इतनी की सोच के भी परे, फिर भी कई डेयरिंग और एडवेंचरस लोगों ने इन सब कठिनाइयों को रौंदते हुए दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है। पर इन सब पर एक ऐसा शख्स भी था जिसने न सिर्फ एवरेस्ट पर फतेह हासिल की बल्कि इस पर स्कीइंग भी की है। जी हाँ, जो कि अपने आप में एक कारनामा था और इस कारनामे को करने वाले का नाम था यूचिरो मियुरा। और एवरेस्ट पर स्कीइंग का कारनामा उन्होंने आज ही के दिन 1970 में किया था। फ्रेंड्स, इनके इसी कारनामे पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, द मैन हु स्कीड डाउन एवरेस्ट, और इस डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1970 में। यूचिरो मियुरा जहां एवरेस्ट पर सबसे पहले स्कीइंग करने वाले शख्स बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, वहीं 70 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट की चोटी पर भी पहुंच गए और वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग शख्स बन गए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। उसके बाद 2008 में एक बार फिर उन्होंने वापस एवरेस्ट की कठिन चढ़ाई को पूरा किया और सबसे बुजुर्ग पर्वतारोही बनकर उन्होंने अपना ही 5 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाप रे, जहां लोग एवरेस्ट पर एक बार चढ़ने से भी घबराते हैं, वहीं यूचिरो मियुरा ने यह हिम्मत एक नहीं बल्कि 2 बार की, वो भी उस उम्र में जिस उम्र में आमतौर पर लोगों का शरीर जवाब देने लगता है और वो आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। पर एवरेस्ट की तरफ ऊंचे जज्बे वाले इस शख्स को हमारा सलाम। अच्छों के हौसले पस्त करने वाले एवरेस्ट पे फतह पाने वाले इस हौसलेमंद शख्स से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन पैदा हुए महान लोगों के बारे में। आज सबसे पहले आपको एक शख्स की जिंदगी के सफर पर ले जाएंगे और वो है जवाहरलाल नेहरू के पिता, जिन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी को एक मिसाल बनाया बल्कि एक ऐसे परिवार की नींव रखी जिन्होंने देश के लिए शानो शौकत से भरी जिंदगी दांव पर लगा दी, जिसके नाम के आगे तो बैरिस्टर की डिग्री थी और आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून। हम बात कर रहे हैं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता और देश की आजादी की लड़ाई के एक ऐसे नायक की जिसकी जिंदगी हर किसी के लिए मिसाल बन गई। हम बात कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू की। मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई 1861 को दिल्ली में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ और इसके साथ ही उनके दादा, पिता और दोनों बड़े भाई बंसीधर और नंदलाल अपने जमाने के जाने माने वकीलों में शुमार थे। वैसे आपको यहाँ बताते चलें कि मोतीलाल नेहरू के दादा लक्ष्मी नारायण पहले हिंदुस्तानी थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मुगल कोर्ट में वकील बने थे। खैर, वापस आते हैं मोतीलाल नेहरू पर और बात करते हैं उनके बचपन की। उनके पैदा होने के कुछ ही दिन पहले ही उनके पिता की मौत हो गई और उसके बाद कहा जाता है कि उनके बचपन का कुछ हिस्सा दिल्ली में बीता और थोड़ा बड़े होने पर उनके बड़े भाई नंदलाल ने उन्हें अपने साथ कानपुर में उन्हें बड़ा किया, जहां वो लॉ की प्रैक्टिस भी करते थे। मोतीलाल नेहरू के बारे में एक और बात बताऊं दोस्तों, तो वो ये है कि भाई सबको पता है कि उन्होंने वकालत की डिग्री ब्रिटेन की मशहूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को शायद ही पता होगा कि कैम्ब्रिज में दाखिले से पहले मोतीलाल नेहरू कानपुर में बीए की पढ़ाई कर रहे थे और उसके इम्तिहान को बीच में छोड़कर वो ताजमहल घूमने चले गए थे। जी हाँ, जिसकी वजह से वो बीए में फेल हो गए। ऊपर वाले की कृपा कहेंगे या किस्मत का खेल कि उसी साल उनका एडमिशन कैम्ब्रिज में हो गया, वरना सोचिए कि क्या हाल करते उनके घर वाले। चलिए, ये तो था मोतीलाल नेहरू के हरफन मौलापन का एक किस्सा। अब आगे चलते हैं और मिलते हैं बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू से। कैम्ब्रिज से पढ़ाई खत्म करने के बाद
युवा वकील मोतीलाल हिंदुस्तान वापस आ गए और कानपुर आकर वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। और देखते देखते उनका नाम शहर के बड़े बड़े वकीलों में शामिल होने लगा। वकालत की दुनिया में और बड़ा नाम बनने के लिए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और इलाहाबाद शिफ्ट भी हो गए। और वहीं उन्होंने एक बिजनेसमैन से एक आलीशान घर खरीदा और उसका नाम रखा आनंद भवन। आपको पता है, आनंद भवन इलाहाबाद का पहला ऐसा घर था जिसमें स्विमिंग पूल था। और आपको एक बात और बताऊं, वकालत के बाद उन्हें जिस चीज का शौक था वो था बाकी लोगों से एक कदम आगे रहना। वो चाहे काम के मामले में हो, चाहे फैशन हो। जी हाँ, सही सुना आपने, चाहे फैशन ही क्यों ना हो। कहा जाता है कि जो अंग्रेजी फैशन दिल्ली या मुंबई में आता है वही फैशन मोतीलाल नेहरू करते थे। और एक बात तो आपको बताना मैं भूल ही गया, वो ये कि इलाहाबाद में पहली बाइसिकल वाला शख्स भी कोई और नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू ही थे। लेकिन कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं या किसी ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात होती है जो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को एक झटके में ही बदल देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मोतीलाल नेहरू के साथ जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी महात्मा गांधी जी से। उस मुलाकात के बाद मोतीलाल नेहरू जी की जिंदगी ने ऐसी करवट ली जिसके बाद अंग्रेजी संस्कृति के रग रग में बसे इस युवा वकील को अंग्रेजों से जुड़ी हर चीज से मतलब परस्ती की बू आने लगी और उनके अंदर बगावत जन्म लेने लगी। और यहीं से जन्म हुआ स्वतंत्रता संग्राम के उस नायक का जिसने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में उन्होंने अपनी वकालत की डिग्री के साथ साथ अपनी कलम को भी अपना हथियार बनाया और 1919 में उन्होंने दी इंडिपेंडेंट नाम से अपना पहला अखबार निकाला और इसी साल वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। अब तक वो पूरी तरह से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो चुके थे। आपको 1919 का साल तो याद ही होगा। ये वही साल था जब अंग्रेजों की बर्बरता का गवाह बना था अमृतसर का जलियांवाला बाग, जहां बैसाखी मना रहे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद दंगे भड़कने से पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया था और उस वक्त मोतीलाल नेहरू उन लोगों में से एक थे जो उस मैसेकर में मारे गए लोगों की मदद के लिए सामने आए। भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक रहेंगे हम, वंदे मातरम। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उनके इस कदम की वजह से उनकी लॉ की प्रैक्टिस भी खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने बिना इसकी परवाह किए जरूरतमंद लोगों की मदद की। कहा जाता है कि मोतीलाल नेहरू बापू के करीबी लोगों में से एक थे और जब बापू ने 1930 के असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तब उसमें हिस्सा लेने वालों में से सबसे आगे थे मोतीलाल नेहरू जी। इस आंदोलन के चलते उन्होंने यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा तक दे दिया था और अपनी वकालत की प्रैक्टिस भी त्याग दी थी और हमेशा अंग्रेजी फैशन के दीवाने माने जाने वाले इस स्वतंत्रता सेनानी ने अपने सारे अंग्रेजी कपड़ों को आग के हवाले कर दिया था। और जब भारत में साइमन कमीशन आया तो भारत के संविधान के लिए जिस सभा का गठन हुआ उसका नेतृत्व भी मोतीलाल नेहरू ने ही किया और जो रिपोर्ट दी उसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी अंतिम सांस ली। तो बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड की टीम की तरफ से भी इस महान क्रांतिकारी को भावभीनी श्रद्धांजलि। आजादी के इस नायक के बाद दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे कलाकार की जिंदगी के सफर पर जो सिर्फ 10 साल की उम्र में अपनी एक दोस्त के साथ घर से भाग गए थे और कुछ दिनों बाद वो दोनों दूसरे शहर में सड़क पर गाते बजाते हुए दिखे। लोगों को एंटरटेन करने की कला को लेकर शुरू से ही कुछ ऐसा जुनून था ऑर्सन वेल्स में। एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और कई जाने माने रेडियो शोज के प्रोड्यूसर ऑर्सन वेल्स का जन्म 6 मई 1915 को रिचर्ड हेड वेल्स और बेट्रस के घर हुआ। ऑर्सन के पिता जहां एक मशहूर साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही साइकिल में लगने वाले कार्बाइड लैंप को बनाया था, वहीं ऑर्सन की मां एक जानी मानी पियानो प्लेयर थी और उनकी मां ने ही ऑर्सन की पहली बार स्टेज से मुलाकात करवाई। लेकिन सिर्फ 9 साल की उम्र में ऑर्सन ने अपनी मां को खो दिया और उसके सिर्फ 4 साल बाद उनके पिता की भी मौत हो गई। ये नन्हे ऑर्सन की जिंदगी के लिए सबसे बड़े बदलाव का वक्त था।
अनाथ ऑर्सन को शिकागो आर्ट इंस्टीट्यूट के पढ़ाने वाले ड्यूडले क्राफ्ट्स वॉटसन अपने घर ले आए। यूं तो कला ऑर्सन को विरासत में मिली थी और इसी विरासत को और भी निखारने का काम किया ड्यूडले क्राफ्ट्स वॉटसन के साथ ने। और 19 साल की उम्र में इस कॉन्फिडेंट यंग लड़के ने ब्रॉडवे थिएटर ज्वाइन कर लिया और अपना पहला प्ले किया, रोमियो एंड जूलियट। रोमियो और जूलियट के साथ ही कला के शौकीन लोग पहली बार रूबरू हुए इस नए नवेले कलाकार से, और उनके पहले शो में ही उनको मौका मिला मशहूर थिएटर ग्रुप फेडरल थिएटर प्रोजेक्ट के साथ काम करने का। फेडरल थिएटर प्रोजेक्ट के साथ कुछ दिन काम करने के बाद ऑर्सन वेल्स ने अपनी खुद की थिएटर कंपनी शुरू की, जिसका नाम था मर्करी थिएटर। थिएटर में अपने कला का लोहा मनवाने के बाद उन्होंने रेडियो शोज को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने का भी सोचा, और उनकी ये सोच जल्दी ही हकीकत में बदल गई और 1938 को उनका पहला रेडियो शो शुरू हुआ, द मर्क्यूरी थिएटर ऑन द एयर के नाम से। इस वीकली शो ने लगभग 2 सालों तक लोगों का मनोरंजन किया। इसके साथ ही उसी साल यानी 1938 को ही ऑर्सन अपने चाहने वालों के लिए द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स लेकर आए। ये एच.जी. वेल्स के नॉवेल द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के अडैप्टेशन था। चलिए दोस्तों, आपको भी सुनवाते हैं इसी नाटक के कुछ अंश। Is that really your idea of how to run a newspaper? I don't know how to run a newspaper, Mr. Thatcher. I just try everything I can think of. Charge, you know perfectly well there's not the slightest proof that this armada's off the Jersey Hello, coast. Mr. Bernstein. Excuse me, Mr. Can you Kane. prove it isn't? This just Mr. came Bernstein, I'd like you to meet Mr. Thatcher. I'll just How do you do, Mr. Thatcher? Leland, Mr. Thatcher, my ex-guardian. From Cuba. We have no secrets from our readers, Mr. Bernstein. Mr. Thatcher is one of our most devoted readers. RKO फिल्म्स के लिए ऑर्सन की पहली फिल्म जो पर्दे पर थी वो थी सिटीजन केन, जो कि 1940 में रिलीज हुई। इस फिल्म में ऑर्सन ने एक न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के चार्ल्स फ्रॉस्टर केन की कहानी को इतनी खूबसूरती से पर्दे पर उकेरा कि वो आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिल में बसी हुई है। इसके बाद ऑर्सन वेल्स ने द स्ट्रेंजर, द लेडी फ्रॉम शंघाई, मैकबेथ और जर्नी इनटू फियर जैसी फिल्में बनाई, और वो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। हमारी तरफ से ऑर्सन वेल्स को उनके जन्मदिन पर सलाम। सिनेमा के पर्दे के बाद अब बारी है एक ऐसे डॉक्टर के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने की जिन्होंने पढ़ाई तो मेडिसिन की, लेकिन उनका नाम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ज्यादा याद किया जाता है। मनोविज्ञान की दुनिया का वो नाम जिन्होंने कई थियरीज को जन्म दिया और उन थियरीज ने मॉडर्न साइकोलॉजी की नींव रखी। इस महान मनोवैज्ञानिक का नाम है सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड का जन्म आज ही के दिन यानी 6 मई 1856 को ऑस्ट्रिया में एक साधारण से परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी फैमिली वियना आकर बस गई। शुरू से ही सिगमंड पढ़ाई में काफी तेज थे और अपने बेटे की पढ़ाई में रुचि को देखते हुए सिगमंड के माता पिता ने कभी भी अपनी गरीबी को अपने बेटे की पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया, और इसी का नतीजा था कि सिगमंड वियना यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की डिग्री ले पाए और उन्होंने वियना जनरल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। ये वो दौर था जब साइकोलॉजी को अलग विषय ना मानकर फिलॉसफी का ही हिस्सा माना जाता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सिगमंड ने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और साथ ही दिमाग की गुत्थियों को सुलझाने के लिए नर्वस डिसऑर्डर पर रिसर्च भी शुरू कर दी थी। उस वक्त तक साइकोपैथोलॉजी जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था और सिगमंड फ्रॉयड को ही इसका जनक माना जाता है। साइकोपैथोलॉजी की शुरुआत के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। कहा जाता है कि एक बार सिगमंड फ्रॉयड को अपने एक साथी जीन मार्टिन चारकोट के साथ पेरिस जाने का मौका मिला। जीन मार्टिन चारकोट को हिप्नोटिज्म या सम्मोहन में महारत हासिल थी और इसी के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दुनिया भर में वो घुमा करते थे। वहीं से सिगमंड फ्रॉयड के दिमाग में आया कि इसके जरिए वो अपने मरीजों का इलाज कर सकते हैं, और यही सोचकर जब वो वापस आए तो उन्होंने अपनी क्लिनिक में अपने मरीजों के इलाज के लिए हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ शुरुआत हुई साइकोपैथोलॉजी की भी, जिसका सीधा सा उद्देश्य था मरीज और डॉक्टर के बीच सीधा इंटरेक्शन, जिससे उनके इलाज में आसानी हो, न कि सिर्फ दवाइयों के सहारे ही इलाज को लंबे वक्त तक घसीटा जाए। सिगमंड फ्रॉयड का ये प्रयोग मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए काफी सफल रहा और क्लिनिकल साइकोलॉजी की दुनिया में एक रेवोल्यूशन की तरह इसे देखा गया और धीरे धीरे सिगमंड फ्रॉयड के फॉलोअर्स बढ़ने लगे। उस वक्त वियना का उनका घर ऐसे ही लोगों का अड्डा हुआ करता था, जहां हर वेडनेसडे सिगमंड फ्रॉयड के फॉलोअर्स और शहर के जाने माने डॉक्टर्स मिलते थे।
इस मीटिंग ने एक ग्रुप को जन्म दिया जिसे नाम दिया गया वेंसडे साइकोलॉजिकल सोसाइटी। यूं तो सिगमंड फ्रॉइड ने मनोविज्ञान की किताबों के लिए कई थियरीज दी, जिसमें उनकी ड्रीम थियरी काफी अहम है। सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि इंसान के सपने उसके अनकॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा है और इन सपनों का इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से गहरा ताल्लुक होता है, और अगर इन सपनों को ठीक से समझा जाए तो इंसान की कई मानसिक बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है। इंसानी सपनों की दुनिया को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको सिगमंड फ्रॉइड की किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स और जोक्स एंड द रिलेशन टू द अनकॉन्शियस जरूर पढ़नी चाहिए। और वैसे भी सपने देखना तो हमारा फेवरेट टाइम पास है, लेकिन अभी सपनों की दुनिया से बाहर आते हैं और बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड की दूसरी थियरीज की, जिसमें इड, ईगो एंड सुपर ईगो, जिसमें इंसानी दिमाग के 3 हिस्से माने गए हैं। इसके अलावा ओइडिपस कॉम्प्लेक्स थियरी, जिसमें इंसानी व्यवहार को काफी हद तक सेक्स ड्रिवन माना गया है। मैं सिगमंड फ्रॉइड के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताना तो भूल ही गया कि सिगमंड फ्रॉइड को लिटरेचर से बहुत प्यार है, खासकर विलियम शेक्सपियर की कहानियों से। उनका कहना था कि अगर इंसानी दिमाग और उसके व्यवहार को समझना हो तो विलियम शेक्सपियर की कहानियों से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है, और वो ये है कि आज इस महान मनोवैज्ञानिक के जन्मदिन पर उन्हीं की आवाज में है हमारे पास उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनुभव। है ना एक्साइटिंग? तो चलिए हम आपको सुनाते हैं सिगमंड फ्रॉइड के अनुभव, खुद उनकी ही जुबानी, और इसी के साथ करते हैं सलाम समय से आगे चलने वाले इस शख्स को। Well, a relationship is a negotiation. The two people involved in any relationship know far more about it than the outside world, who may comment on it. But even they do not necessarily know what is going on within their relationship. अब बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में बात 52 साल के एक हार्ट थ्रॉप की। अब भी सोच में पड़ गए ना? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डैशिंग जॉर्ज क्लूनी की। 3 बार गोल्डन ग्लोब और 2 बार एकेडमी अवार्ड से नवाजे जा चुके इस एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जॉर्ज क्लूनी का जन्म फॉर्मर ब्यूटी क्वीन नीना ब्रूस और टीवी होस्ट निक क्लूनी के घर 6 मई 1961 को हुआ। मतलब ये कि खूबसूरती और आर्ट दोनों ही उनके खून में थी। पर आपको पता है, आज अपने गुड लुक्स की वजह से सबको अपना दीवाना बनाने वाले जॉर्ज क्लूनी का चेहरा बचपन में पैरालाइज्ड हो गया था और उनके साथ के बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। जॉर्ज क्लूनी ने एक बार एक इंटरव्यू में अपने जिंदगी के इस अनुभव के बारे में कहा था कि वो उनकी जिंदगी का सबसे खराब दौर था, जिसने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। जॉर्ज के अगर एक्टिंग करियर पर नजर डालें तो इसका आगाज हुआ 1978 की टीवी सीरियल सेंटिनियल से। इसके बाद कुछ और टीवी सीरीज में काम करने के बाद उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर छाने के मकसद से बड़े पर्दे का रुख किया और कई हाउसफुल फिल्में दी, जिनमें फ्रॉम डस्क टिल डॉन, वन फाइन डे, द पीसमेकर, आउट ऑफ साइट और बैटमैन एंड रॉबिन जैसी फिल्में शामिल हैं। आइए क्यों ना हम भी बैटमैन और रॉबिन से जॉर्ज क्लूनी की आवाज में ये दमदार डायलॉग सुने। Is there something wrong, sir? Alfred, am I pig-headed? Is it always my way or the highway? Well, yes, actually. Death and chance stole your parents. But rather than become a victim, you have done everything in your power to control the fates. For what is Batman, if not an effort to master the chaos that sweeps our world? An attempt to control death itself. कई लड़कियों के सपनों के इस राजकुमार ने यूं तो जिंदगी में बस एक ही बार शादी की और उसके टूटने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो सारी जिंदगी शादी नहीं करेंगे। पर जॉर्ज क्लूनी की फीमेल फैंस के लिए अपने इस फेवरेट स्टार से शादी का मौका दिया है लास वेगास के मैडम टुसाड्स वैक्स म्यूजियम में, जहां टक्सीडो में सजे जॉर्ज क्लूनी के साथ आप वेडिंग गाउन में फोटो खिंचवा सकती हैं। बस वो जॉर्ज क्लूनी के वैक्स का स्टैच्यू होगा। वैसे मुझे पक्का यकीन है कि ये सुनकर जॉर्ज की फैंस मुझ पर कितनी नाराज हो रही होंगी कि मैंने उनसे झूठ बोला, पर कोई नहीं, मूर्तियों में भी जान होती है, बस उन्हें मन की आंखों से देखने की जरूरत है, मन की आंखों से। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर मैं अपना मुंह जरा बंद ही रखूं और आपके लिए पेश करता हूं जॉर्ज क्लूनी।
Talk to me about your the great discovery that viewers of The Descendants saw. Shailene Woodley is what, all of 19? 19 years old. I don't like her. I'm sorry that we weren't good enough for you, especially Dad. Stop it. That's out of Or line. She's quite a talent. As time goes on, she will be hiring me later. Where did she come from? I don't know, and I don't care. It makes me angry, because I was 19 once, and I didn't have that talent. Mostly what you did this year is highlight the difficulty in running while wearing flip-flops. I did do that. Alexander Payne, the director, just said, you know, I'm going to run downhill and put you in flip-flops. And I thought, okay, well, I kind of know what you want, even though he didn't say it out loud. So I started running like a goose. And then he laughed. And the minute he laughed behind the camera, I knew that I was going to have to do it about 40 more times. अब शो के आखिर में हम एक ऐसे सिंगर, सॉन्ग राइटर, पियानो प्लेयर का जन्मदिन मनाने वाले हैं जिनका आज बर्थडे है। हम बात कर रहे हैं बॉब सैगर की, जिन्होंने अपने म्यूजिक से दुनिया भर में अपने कई बड़े बड़े फैंस बनाए हैं, जिनमें से एक है मेटालिका। तो चलिए जाते जाते आपको इस गाने के साथ छोड़कर जाते हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, पर वादे के मुताबिक बॉब सैगर आपके लिए। On a long and lonesome highway east of Omaha, you can listen to the engine moaning out his one-note song. You can think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do when you're riding 16 hours and there's nothing there to do, and you don't feel much like riding, you just wish the trip was through. Here I am on the road again, there I am on the stage, here I go, playing star again, there I go, turn the page. मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,